हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम द मॉडर्न पीरियड जो कि बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस में इंक्लूड है उसको डिस्कस करेंगे। मॉडर्न पीरियड को कभी कभी 1901 से या फिर 1914 से लेकर 1939 तक, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लेकर स्टार्टिंग जब होती है उसकी 1914 में, तब से लेकर 1939 जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड तक इसको काउंट किया जाता है। 1901 से 1910 तक एडवर्डियन पीरियड को माना जाता है, जिसमें किंग एडवर्ड ने रूल किया था। 1910 से लेकर 1914 तक जॉर्जियन पीरियड माना जाता है, जहाँ पे जॉर्ज फिफ्थ ने रूल किया था। 1914 से 1939 तक मॉडर्न पीरियड इसको काउंट किया जाता है। जी, जो मॉडर्निस्ट पीरियड था वो जो विक्टोरियन कल्चर था या विक्टोरियन जो एस्थेटिक था उसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन था। और इस टाइम के जो इंटेलेक्चुअल्स थे यानी जो बुद्धिजीवी थे वो ये मानते थे कि जो इंग्लैंड का जो कल्चर है या तो वो ख़त्म हो गया या फिर अपने अंत की ओर अग्रसर है, मतलब अपने अंत की ओर जा रहा है। और उनको ये फील होता था या फिर उनको ऐसा प्रतीत होता था कि ये जो दुनिया है, मतलब जो वर्ल्ड है या जो इंग्लैंड है वो एक अननोन टेरिटरी है, मतलब ऐसी जगह पे जा रही है जो कि अनजान हो। क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो उसकी वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया किस ओर जा रही है या फिर इंग्लैंड किस ओर जा रहा है, तो अननोन टेरिटरी की तरफ वो अग्रसर थे। और the early decades of the 20th century, especially the period after World War I, is known as the modern period. While the roots of modernism can be traced back to the late 19th century, जो मॉडर्निज्म या फिर जो लोगों की सोच में चेंज हुआ था इंटेलेक्चुअल्स के, वो अपन 19th सेंचुरी के एंड में हम ट्रेस कर सकते हैं। मतलब 1880s और 1890s में ये स्टार्ट हो गया था कि भी जो सेट नॉर्म्स है उसके क्वेश्चन करना या फिर उसके अगेंस्ट में जाना, तो रिएक्शन देना उसके अगेंस्ट में जाकर, तो ये स्टार्ट हो गया था उस टाइम में। Most historians agree that the high point of modernism or high modernism came only after the World War First. जो World War First हुआ था उसके बाद में मॉडर्निज्म का हाई पॉइंट या फिर उस टाइम में जो मॉडर्निज्म था वो अपने पीक पे आने लग गया था। और जो मॉडर्न पीरियड था, द पीरियड सो एन एब्रप्ट ब्रेक अवे फ्रॉम द ओल्ड वेज ऑफ इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड। और जो पुराने तरीके थे दुनिया को देखने के, यानी कि लोगों का जो नज़रिया था अपने चारों तरफ जो लोगों को देखने का, वो बिल्कुल चेंज हो गया था। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसके बाद में लोगों को मतलब अपनी लाइफ को लेकर असमंजस हो गया, मतलब उनको अनसर्टनिटी हो गई, भाई दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है या फिर ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो ऐसी अनसर्टनिटी या पैसिमिज़म आ गया था। तो उनका जो लोगों का अपनी दुनिया को देखने का एकदम नज़रिया वो पैसिमिस्टिक हो गया था, उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, क्योंकि उन्होंने इतना डिस्ट्रक्शन देखा था अपने चारों तरफ। तो इस चीज़ को लेकर उनको ये लगा था कि भी दुनिया का कोई मायने ही नहीं है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। In all the previous periods, experimentation and individualism were highly discouraged, but with the onset of the modern period, both these things became virtuous. तो जैसे इंडिविजुअलिज्म और एक्सपेरिमेंटेशन, ये पहले की जो इससे पहले के जो टाइम था या जो पीरियड्स थे उसमें इनको डिस्करेज किया, मतलब इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। पर जो मॉडर्न पीरियड था उसमें इंडिविजुअलिज्म यानी अपने लिए जीना और जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मिली थी या फिर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था इस चीज़ में। There were many cultural shocks with the beginning of modernism. The blow of the modern age were the World War First and Second. These wars began in the year 1914 and last till 1919 and 1939 to 1945 respectively. जो वर्ल्ड वॉर्स हुए थे उसकी वजह से जो उनका जो कल्चर था इंग्लैंड का वो काफ़ी शटर्ड हो गया, मतलब उनके जो कल्चर की जो बेसिक रूट्स थी वो हिल गई थी। क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में जो लोगों ने देखा था, जो उसके गो थ्रू हुए थे, मतलब जो उस दौर से गुजरे थे, उन्होंने सब कुछ अपने कल्चर को बिखरते हुए देखा था, तो वो अंदर से हिल गए थे। द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज एविडेंट ऑन द फेस ऑफ एवरी सिटीजन। और जो उसका हॉरर था, मतलब उसका जो डर था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो विध्वंस हुआ था, उसका जो डर था वो हर एक सिटीज़न यानी हर एक नागरिक के चेहरे पे साफ दिखाई देता था। हर एक आदमी उसके बाद में सहमा सा डरा हुआ सा रहने लग गया था। फीलिंग ऑफ अनसर्टिनिटी वॉज स्प्रेड एंड नो वन न्यू वे द वर्ल्ड वॉज हेडिंग इनटू। और अनसर्टिनिटी की फीलिंग थी यानी अनिश्चितता की जो भावना थी उनमें घर कर गई थी, और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया किस ओर जा रही है, किस ओर अग्रसर हो रही है। The year 1922 is significant in this respect, since it saw the publication of three principal modernist texts: T.S. Eliot's The Wasteland,
जेम्स जॉयस, यूलिसेस एंड वर्जीनिया वुल्फ, जैकब स्ट्रोम। 1922 में जो इंग्लैंड के तीन इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, उनके तीन वर्क पब्लिश हुए थे जो कि क्लासिक्स माने जाते हैं मॉडर्न टेक्स्ट में, जो कि द वास्टलैंड, दो यूलिसेस और वर्जीनिया वुल्फ की है, जैकब स्ट्रोम। गेन्स इन मटेरियल वेल्थ विद द रैपिड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इस टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रैपिड मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, डेवलपमेंट में, साथ साथ में जो साइंटिफिक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने लग गया था। द डिफरेंस बिटवीन अरिस्टोक्रेट्स एंड क्लर्जी इंक्रीज मोर। और जो अरिस्टोक्रेट्स जो लोग थे और जो क्लर्जी लोग थे चर्च से रिलेटेड, उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे वो और ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। और इस टाइम में फ्रेडरिक नीश, कार्ल मार्क्स एंड सिगमंड फ्राइड आर टू बी इंटेलेक्चुअल प्रोसीजर्स ऑफ मॉडर्निज्म। और ये जो तीन नाम हैं, फ्रेडरिक नीश, कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्राइड, ये जो मॉडर्निज्म के जो बुद्धिजीवी थे उनके प्रिकर्सर्स हैं, मतलब उनको प्रिकर्सर्स माने जाते हैं तीनों। सिगमंड फ्राइड ने साइकोलॉजी का दिया था, थीम्स दी थी, उन्होंने थीसिस दी थी, अपनी थ्योरी दी थी इस पर साइकोलॉजी की। मोटर कार्स, गैस एंड इलेक्ट्रिक लाइट, फोटोग्राफी, पोर्नोग्राफी, द टेलीफोन, द टेलीग्राम, टेक्नोलॉजी चेंज द वे पीपल लिव। मतलब लोगों की जो जीवन की जो दिनचर्या, जीवन का रहन सहन है वो टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो गया। एंड इंक्रीजिंगली सेम टू डीपर्सनलाइज ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और क्योंकि वो सब मटेरियलिस्टिक वेल्थ के लिए ज़्यादा ईगर होने लगे, मतलब वो चाहते थे कि हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल यानी भौतिक सुविधा हमारे पास और भी ज़्यादा आए, तो उनमें जो ह्यूमनिटी होती है या फिर जो वो डीपर्सनलाइज होने लगे, जो उनकी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस था वो खतरे में होने लग गया था या फिर ख़त्म होने की ओर अग्रसर हो गया था। और जो इस टाइम की जो वीमेन थी वो अपने वोट्स, क्योंकि विक्टोरियन एज तक सिर्फ मिडिल या लोअर क्लास के जो मेल वर्ग थे उनको दिया गया था कि राइट टू वोट है, पर जो वीमेन थी उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पे इस टाइम में मॉडर्न टाइम में उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था या फिर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया था कि हमें राइट टू वोट दिया जाए। द ब्रिटिश एम्पायर वॉज वास्ट एंड ग्रेन्ड एंड अनमैनेजेबल। और जो ब्रिटिश का जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कॉलोनियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, काफ़ी देशों पे उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से अनमैनेजेबल हो गया, मतलब वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे अपने पावर को। एंड इवेंचुअली, और इसीलिए इट्स कंपोनेंट्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया वुड स्ट्राइक आउट फॉर देयर ऑन इंडिपेंडेंस। इसी की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और साउथ ईस्ट एशिया में जो उनके जो कॉलोनियल जो जितने भी नेशंस थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने इंडिपेंडेंस के लिए। और इसी टाइम में जो ब्रिटिश ऑथर्स आए वो 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा आए थे। वाइल दे हैव बीन स्ट्रॉन्ग इन नंबर, मतलब जो भी राइटर्स थे वो काफ़ी नंबर्स में आए थे। द मेजोरिटी ऑफ ग्रेट वर्क कम ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, पर जो मेजोरिटी थी वर्क की वो फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी में ज़्यादा हुई थी। अनपैरेलल्ड इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफी Unparalleled economic and geopolitical catastrophes helped mold a generation raised with great hardship and little hope. क्योंकि इस टाइम में इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिकल बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हो गया था, डिस्ट्रक्शन हो गया था, जिसकी वजह से जो नई जनरेशन बड़ी हो रही थी या रेज हो रही थी उनको काफ़ी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा था। उनमें उम्मीद बहुत कम थी, वो मतलब निराशावादी ज़्यादा थे, आशावादी बहुत कम हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने चारों तरफ इतना डिस्ट्रक्शन देखा था। World War First and Second and the severe economic depression in between encouraged the explorations of themes like destitution, despair, cynicism and loss. और क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड में साथ साथ 1920s में डिप्रेशन का ईयर माना जाता है, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उस टाइम, तो उनकी वजह से जो थीम्स थी लिटरेचर में या फिर आर्ट में तो वो काफ़ी एक्सप्लोर हो गई। तो उनके साथ साथ में डेस्पेयर को इंक्लूड कर लिया, सिनिसिज्म को इंक्लूड कर उस पर लिखने स्टार्ट हो गए, साथ साथ में लॉस पे लिखना स्टार्ट हो गए थे राइटर्स। इंस्टेड ऑफ फेथ एंड डाउट इट वॉज द पीरियड ऑफ डाउट इन फेथ। For it seemed to most intellectuals that in a world where people gassed each other and perpetrated the most awful kinds of atrocities, faith was irrelevant.
और क्योंकि पहले जैसे ये होता था कि विश्वास में थोड़ा बहुत अविश्वास हो सकता था, तो ये जो ड्यूरेशन था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड की वजह से इसमें अविश्वास ज़्यादा हो गया था लोगों को, मतलब उन्होंने भगवान पे विश्वास रहना कम हो गया, तो इतना डिस्ट्रक्शन देख लिया था लोगों ने कि उनको विश्वास ही नहीं होता कि भगवान कुछ होता है क्या। तो वहाँ पे डाउट्स ही डाउट्स थे हर एक चीज़ को लेकर, चाहे वो किसी फील्ड में हो, हर साइंटिफिक डाउट्स हो रहे थे, रिलीजियस डाउट हो रहे थे, पॉलिटिकल डाउट्स हो रहे, मतलब उनको हर एक चीज़ में डाउट हो रहा था, डे टू डे लाइफ में भी डाउट्स आ रहे थे, तो वहाँ पे फेथ ख़त्म हो रहा था लोगों का। For it seemed to most intellectuals that in a world where people guessed each other and perpetrated the most awful kinds of atrocities, faith was irrelevant. In this culture where it seemed that individualism and every man for himself dominated, it is easy to see why this was perceived as an age of isolation, where connection with others, with society, was viewed as a near impossibility. तो ये जो एक दौर था जिसमें कल्चर ख़त्म हो रहा था, जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे लोग अपने आप में, जहाँ पे सिर्फ अपने जो अपना स्वार्थ था उसको डोमिनेट हो गया था लोगों में। तो ये समझना आसान हो गया था कि इंसान उस टाइम में आइसोलेशन में चला गया, मतलब अकेला रहना पसंद हो गया, अकेला फील करना पसंद हो गया था, और उसका सोसाइटी से, दूसरे लोगों से कनेक्शन जो था वो नियरली इम्पॉसिबल था। इसका ओवरऑलपन देखें तो क्योंकि मॉडर्निज़्म में या मॉडर्न पीरियड में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड हुए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, लोग इकोनॉमिकली लोगों का और फाइनेंशियली, साथ साथ में मतलब उनके रिलेटिव्स का, ऐसा करके बहुत ज़्यादा उन्होंने लॉस फील किया था या फिर उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो जिसकी वजह से उनको उनका जो फेथ था, रिलीजियस फेथ या मॉरल फेथ या जो उनके कल्चर में फेथ थे, सब कुछ सेटल्ड हो गया था, सब कुछ अपनी जगह से, उनकी जो रूट्स थी, उनकी जो जड़ें थी वो हिल गई थी, और इंसान बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक हो गया था। उनमें फ्यूचर के लेकर कोई खौफ नहीं थी, बल्कि एक अनसर्टनिटी था, एक फियर था कि भी आगे क्या होगा। वो लोग डर रहे थे, अनिश्चितता थी कि भी जो दुनिया है या फिर जो उनका जो इंग्लैंड नेशन है वो किस ओर जा रहा है। उनको ऐसा लगता था कि भाई कल का भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो एक अनसर्टेनिटी, एक पेसिमिज्म ने ओवरऑल जो ये ड्यूरेशन है उसको कवर कर लिया था। थैंक यू।